हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपसे बात करूंगा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के बारे में। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिए हैं उसके अंदर मैंने आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है। आप देख सकते हैं उनको लेक्चर्स को जाके। इस लेक्चर में आर्मेचर रिएक्शन का जो दूसरा पार्ट था जो कि था डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कोड्स टू डिकोड या फिर हम क्या इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो पहली बात कि व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, की होता क्या है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। सेकंड चीज, हाउ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लीड्स टू डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, कि कैसे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो था वो ही डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का कारण है। तीसरी चीज, क्या आइडियल डीसी मशीन में भी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं या सारे के सारे क्वेश्चन हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने इस पिक्चर में। तो सबसे पहले शुरुआत एक हल्का सा रिकैप करा देता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन का हल्का सा रिकैप करा देता हूँ। मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन बताया था, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक दो तरीके का आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट हुआ, यानी कि जब भी आर्मेचर के फ्लक्स, जब आर्मेचर के फ्लक्स ने फील्ड फ्लक्स को इंटरेक्ट करा तो फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से दो कॉन्सेप्ट दो पिक्चर में आए। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? एक था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, जिसके ऊपर मैं पुराना लेक्चर ले चुका हूँ, और ये वाला जो लेक्चर है वो है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। अच्छा, अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो क्रॉस को मैं बता चुका हूँ। जब भी फील्ड फ्लक्स की जो शिफ्टिंग हुई थी, याद होगा आप लोगों को, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है। तो आर्मेचर के फ्लक्स के कारण आर्मेचर फ्लक्स कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड था और हमारा ये इस तरीके से था, फील्ड फ्लक्स था। तो आर्मे जो फील्ड फ्लक्स जो था वो इस तरीके से गया और ये पास हुआ था रोटर से, याद होगा आपको, मैंने बता चुका हूँ। तो ये जो डिस्टर्बेंस हुआ या कह सकते हैं डिस्टॉर्शन हुआ या शिफ्टिंग जो हुई फील्ड फ्लक्स की, उसको हम लोगों ने क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का नाम दिया। वहीं पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ पोल्स। ठीक, ये दोनों चीजें हमने क्रॉस मैग्नेटाइजेशन देख ली थी। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? तो डीमैग्नेटाइजेशन क्या हुआ कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन कारण जो फ्लक्स जो था, जो फील्ड फ्लक्स सीधे जाने की जगह इस तरीके से डिस्टॉर्ट होके गया। इस डिस्टॉर्शन के कारण जो रिडक्शन हुआ नेट फील्ड फ्लक्स में। क्लियर हो रहा है? तो जो नेट फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स जो था वो जब डिस्टर्ब होगा तो वो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण। और जब नेट फ्लक्स में जो कमी आएगी, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल फाई इक्वल टू मैं लेके चला था 10 मिली वेबर, लेकिन आर्मेचर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण क्या हुआ, जो 10 मिली वेबर जो फ्लक्स ऐसे जा रहा था वो इस तरीके से जाने लगा। ये जो डिस्टर्बेंस हुआ ये हुआ क्रॉस के कारण। पर इस डिस्टर्बेंस में फ्लक्स की वैल्यू 10 मिली वेबर की 10 मिली वेबर ही रही। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में क्या होता है, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो 10 से शिफ्ट होकर 9 हो जाती है, 8 हो जाती है, 7 हो जाती है मिली वेबर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यानी कि अब क्या हो रहा है, तुम्हारा नेट जो फ्लक्स है फील्ड फ्लक्स वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है फील्ड फ्लक्स का, इसे हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक, तो यानी कि अगर पूरी पिक्चर को हम लोग देखें तो सबसे पहले फील्ड फ्लक्स आया, उसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स आया, देन आर्मेचर फ्लक्स के कारण फील्ड फ्लक्स को जो डिस्टर्बेंस हुआ उससे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आया। और जो डिस्टर्बेंस होने के कारण जो नेट फ्लक्स हमने खो दिया, यानी कि जो नेट फ्लक्स था वो रिड्यूस हो गया जो पहले ओरिजिनल वैल्यू से, वो होता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्लियर होगा यहाँ पे? इसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, आगे चलते हैं, आपको ये और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट समझना है। अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, कोई भी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेता हूं, फेरोमैग्नेटिक, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रो में परमानेंट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने बताया था डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स जो होते हैं इनको हम लोग अलाइन करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लगा के, और इनको ऑपरेट करने के लिए जो कर्व है जो इनको शो करता है वो है BH कर्व, बहुत फेमस कर्व है, जिसमें H जो है ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, कह सकते हैं अगर मैं अलग मतलब ओवरऑल इसकी मीनिंग की बात करूं तो मशीन के टर्म्स में इसका मीनिंग होता है फील्ड करंट, IF, यानी कि जो फील्ड करंट तुम सप्लाई कर रहे हो इस पोल शो में। मैंने बताया था आप लोगों को ये पोल शो होते हैं और इसमें फील्ड वाइंडिंग की गई होती है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो फील्ड वाइंडिंग की गई होती है ये किससे गवर्न होती है, IF यानी कि फील्ड करंट से होती है। और जब फील्ड करंट में फ्लो करता है तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ बन जाता है। क्लियर है? तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ बन रहे हैं, ये जो फ्लक्स मतलब ये जो फील्ड करंट आपने फ्लो करा है वो होगा H की तरह, H को रिप्रेजेंट कर रहा है या कह सकते हैं H को जस्टिफाई कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये 5 मैग्नेटिक फ्लक्स है, और पोल शो का एरिया जो है वो एरिया A है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो ये बेसिकली दिखा रहा है पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लक्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक। तो अगर हम लोग BH कर्व ड्रॉ करते हैं फेरोमैग्नेटिक का तो वो काफी देर तक तो लीनियर जाता है, देन थोड़ी देर बाद जाके नॉन लीनियर होकर ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे।
ये हो जाता है सैचुरेट। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये है प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, ठीक। तो अब ऐसा क्या होता है, ये सैचुरेट हो जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप मार्केट से एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल खरीद के लाओगे और उसमें उसके अक्रॉस फील्ड करंट लगाओगे, यानी कि उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करोगे, तो जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजेशन की पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसके अंदर डायपोल्स अलाइन होते जाएंगे और ज्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये लीनियर रीजन यही बता रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक सर्टेन, यानी कि ये नी पॉइंट के बाद, इसको कहते हैं नी पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन वैल्यू के बाद जब तुम और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बढ़ाओगे या फील्ड करंट बढ़ाओगे, तो ऐसे केस में जो डायपोल्स होंगे वो सारे के सारे अलाइन हो चुके होंगे, एंड देन जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी, यानी कि फ्लक्स जितना बनना था वो बन चुका, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लेते हैं प्रैक्टिकल की बात करें, ठीक, अगर मैं इसको इस तरीके समझाऊं कि एक क्लास के अंदर मान लेते हैं मेरे पास 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और मैं आके जब उन्हें बुलाता हूँ, ठीक, वो पहले जब मैं क्लास में नहीं हूँ तो उस केस में वो सब लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ठीक। क्लियर हो रहा है? इसको मैं चलो नेक्स्ट स्लाइड से बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लेते हैं क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस तरीके से सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, ये जब मैं नहीं हूँ क्लास में तो ये लोग किधर भी देख सकते हैं, रैंडम देख रहे हैं, ठीक है। कोई नीचे देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, देन एनीवेयर, ओके। लेकिन जैसे ही मैं क्लास में आ जाता हूँ, जब मैं इनको बुलाता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ बच्चे मेरी तरफ देखना शुरू करेंगे। तो मान के चलते हैं सर, जब मैंने आवाज लगाई तो इन लोगों ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, ठीक। लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं देख रहे, फिर मैं और तेज आवाज लगाऊंगा, देन बाकी लोग भी मेरी तरफ देखने लग जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये जो रीजन है ये दिखा रहा है लीनियर रीजन को, यानी कि जैसे जैसे मैं आवाज बढ़ा रहा हूँ या इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि डायपोल्स डेवलप पर यूनिट एरिया जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा, थोड़े समय बाद मैं उनको दोबारा आवाज लगाऊंगा और तेजी से आवाज लगाऊंगा, आवाज को अपनी तेज करूंगा, तो ये जो बचे हुए थे ये भी मेरी तरफ देखने लगेंगे और इसकी वैल्यू वापस से बढ़ जाएगी, ठीक। अब क्या हो रहा है, थोड़े समय बाद अगर मैं बात करूं सर्टेन नी पॉइंट पे आने के बाद, ठीक, यहाँ पे, अब यहाँ पे चिल्लाने के बाद सारे लोग देख चुके हैं, यानी कि 10 के 10 बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं। क्लियर हो गया? अब अगर ऐसे में मैं अपनी आवाज को और इंक्रीज करता हूँ या और तेज चिल्लाता हूँ, तो वो सारी की सारी आवाज जो होगी वो वेस्ट चली जाएगी। देखो ये सैचुरेट हो चुका है क्लास, यानी कि 10 के 10 बच्चे जो थे, जो मेरी तरफ देख रहे थे, वो पूरी तरीके से मेरी तरफ देख चुके हैं। अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मैं बुला सकता हूँ या दिखा सकता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है? तो यानी कि एक सर्टेन पोजीशन पहुंचने के बाद सारी की सारी जितनी भी, अब मैं आवाज को बढ़ाता चला जाऊंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा आगे मैं कितनी भी अपनी इंटेंसिटी बढ़ाऊं, नेट फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने टोटल नंबर ऑफ डायपोल जो थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायपोल जो है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, अलाइंग हो चुके हैं, ऑल अलाइंग, ठीक है, ऑल अलाइन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी कि सारे के सारे क्या है, अलाइंग हो चुके हैं, सब मेरी तरफ देख चुके हैं। अब अगर मुझे कितनी भी मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सैचुरेशन, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन होना। क्लियर हो रहा है? ये केवल प्रैक्टिकल चीजों में होता है। यानी कि अगर बात की जाए ये BH कर्व की, तो देखो BH कर्व भी दो तरीके से बनता है, ओके। अगर BH कर्व की बात की जाए तो BH कर्व, ठीक, दो कर्व बना के दिखाता हूं आपको। एक केस लेता हूं मैं, आइडियल केस है, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं प्रैक्टिकल केस। क्लियर हो रहा है? एक प्रैक्टिकल केस। अगर आइडियल प्रैक्टिकल केस के तो हम लोग जानते हैं ये बढ़ेगा, देन ये जाके थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगा। ये BH कर्व होता है प्रैक्टिकल का, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ डायपोल्स है। और यहाँ पे क्लियर हो रहा है यहाँ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करी जाए सैचुरेशन की, तो इसे मैं कहता हूँ सैचुरेशन, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए आइडियल की, तो इसमें क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, यानी कि बहुत सारे मेरे पास डायपोल्स हैं। क्लियर? तो यानी कि वो कभी भी, यानी कि ये इस तरीके से हो सकता है कि एक अनंत भीड़ है मेरे पास, ठीक है। तो मैं जितनी तेज आवाज लगाऊंगा उतने लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं और तेज आवाज लगाऊंगा और लोग मेरी तरफ देखेंगे। तो यानी कि कभी भी मेरी आवाज इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी सारे के सारे लोग मेरी तरफ देख सकें। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा, कर्व जो तुम्हारा लीनियर ही जाता चला जाएगा। जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे डायपोल्स अलाइन होते चले जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डायपोल्स हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे डायपोल जो हैं वो अलाइन हो चुके हैं, ठीक। तो यानी कि प्रैक्टिकल जब हम BH कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि ऑल डायपोल्स अलाइन, ठीक है, ऑल डायपोल्स अलाइन, और इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन BH कर्व का। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई कि एक आइडियल मैग्नेट में क्या होता है, प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको जरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग होती है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की, ठीक। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के लिए पिक्चर जरा थोड़ी सी रिवाइंड करते हैं, हम लोग बात करते हैं एक बार क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में क्या हुआ था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो मैंने देखा था कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल था, इधर एक साउथ पोल था,
यहाँ पे रोटर था, पुराना लेक्चर आप लोग इसके लिए रिवाइंड कर सकते हो। ये 3 कंडक्टर थे, ठीक है, 3 कंडक्टर यहाँ बना लेता हूँ। एंड अगेन अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरीके से ली हुई है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जनरेटर है, जनरेटर की बात कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो जनरेटर केस में यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, आ जाएगा, राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हो, यहाँ डॉट आएगा। देन आपके पास मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल है, वहां पे बना के देख सकते हो, तो ये पोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्लॉकवाइज आ जाएगा इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और इसके क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, क्लियर। तो जब फ्लक्स की बात की जाएगी तो फ्लक्स जो यहाँ से निकलेगा, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स लाइन जो होंगी वो इस तरीके से जाके इसकी वजह से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, और देन ये डायरेक्ट जाके डॉट के कारण डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, एंड ये साउथ में मिल जाएंगी जाके, क्लियर हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देखा था, ये जो डिस्टर्बेंस था या डिस्टॉर्शन हुआ फील्ड फ्लक्स का, जो सीधे जा रही थी, अब वो सीधे ना जाके इस तरीके से जाएंगी, इसको मैंने नाम दिया था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक। यहां तक की पिक्चर अब तक मैंने समझा चुका था, लेकिन अब बात आती है इसके अंदर जाने की, यानी कि थोड़ा और डीप चलते हैं। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये शिफ्टिंग हुई, तो आप लोग अगर ध्यान से देखो इसको, इस शिफ्टिंग को, तो ये देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस नॉर्मल केस में क्या था, नॉर्मल केस में सारी की सारी लाइन इस तरीके से जा रही थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी पूरे पोल शो पे। लेकिन जब शिफ्टिंग होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, अपर पोर्शन में, यही भी मैं बता चुका हूँ, लीडिंग टिप होती है, एक होती है ट्रेलिंग टिप। तो ट्रेलिंग अगर जनरेटर है तो ट्रेलिंग एज जो होता है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा इकट्ठी हो गई हैं, और जो लीडिंग टिप है उसमें 1-2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई होंगी, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर 1-2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जबकि ट्रेलिंग टिप में क्या है, काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इकट्ठी हो गई हैं, ठीक। तो यानी कि ये जो शिफ्टिंग हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए या केवल इसी पे फोकस किया जाए, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। तो अगर केस की बात करें, यानी कि नो आर्मेचर रिएक्शन, पहला केस ये ले लेते हैं, नो आर्मेचर रिएक्शन का केस है ये, कि अगर मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर इनकेस आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाला केस है तो इसको जल्दी से देखते हैं। तो इस केस में अगर मान के चलते हैं कि फील्ड लाइन जो है हमारी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली जा रही है, ठीक है। मेरे पास 10 लाइंस हैं और 10 की 10 कितनी, 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं 6 मेरे पास फील्ड लाइंस है, और वो डायरेक्ट की डायरेक्ट जा रही है, पास हो रही है इस तरीके से, जब आर्मेचर रिएक्शन 0 है, यानी कि नो आर्मेचर रिएक्शन का केस है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब जरा देखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन का केस हो जाता है, यानी कि अगर आर्मेचर रिएक्शन होगा, ठीक है, जो पुराना वाला केस था, जस्ट ये वाला केस को मैं एक पोल शो पे केवल कंसंट्रेट कर रहा हूँ अपना स्कोप, ठीक है, और उसको केवल जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ट्रेलिंग एज कौन सा था, ये वाला था, ट्रेलिंग एज टी लिख दे रहा हूँ, ट्रेलिंग एज, ठीक है, और ये था आपका लीडिंग एज, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो ट्रेलिंग एज था, ये इस पे फील्ड लाइन इकट्ठी हो गई थी, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, ये सारी की सारी लाइन क्या होंगी, अपवर्ड शिफ्ट की तरफ करेंगी, तो ये लाइंस कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे रह जाएंगी 2। तो देखो इसी को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने, जब आप लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने समझाया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग मैंने याद करो बताया था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेलिंग एज, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या था, वीकनिंग ऑफ ट्रेलिंग एज, सॉरी लीडिंग एज, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो हमने स्ट्रेंथनिंग देख ली, हमने ये देख लिया कि वीकनिंग देख ली, ठीक। अब देखो ऐसे क्या हुआ, तो जब स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, वीकनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो वीकनिंग हो रही है इसकी, इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स लाइंस थी वो रिड्यूस हो जा रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ टी, जरा इसको बहुत ध्यान से देखो, अगेन मैं अपना जूम जो है माइक्रोस्कोप इसके ऊपर शिफ्ट करूंगा, अगर इसको मैं ध्यान से देखूंगा तो ये किस तरीके से दिख रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया में जो इतना सा स्मॉल सा एरिया ए है, उसके अंदर 4 फील्ड लाइंस फॉलो कर रही हैं, यानी कि 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक। इतनी समझ में आ गई बात। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं बात करता हूं एक पोल की, एक फेरोमैग्नेटिक मेटल की, और सैचुरेशन BH कर्व ले आता हूं पिक्चर में, तो मान के चलते हैं ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया ए, इसके अंदर मैक्सिमम जो फ्लक्स लाइंस पास हो सकती हैं वो 3 है, यानी कि इसके अंदर जो डायपोल्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, वो मैक्सिमम अगर तुम उन्हें अलाइन करोगे, यानी कि सारे के सारे डायपोल जब तुम अलाइन कर लोगे, तब भी केवल 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पास कर पाएंगी, ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, तो देखो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के कारण, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हुआ है, ये जो फील्ड लाइंस थी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, और शिफ्ट होने के कारण यहाँ से कितनी पास हो रही, 4। तो देखो अगर तुम प्रैक्टिकल मैग्नेट ले रहे हो, यानी कि अगर आपकी फेरोमैग्नेटिक, प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो आपकी मैग्नेट है वो क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना ये बात को, ठीक। ये है एरिया,
और यहाँ के जो डायपोल्स हैं इनकी मैक्सिमम पॉसिबल पावर कितनी है कि ये 3 ही लाइंस को मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 3 लाइंस को ही पास कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। और जब आपने आर्मेचर रिएक्शन कारण क्रॉस माइग्रेशन हुआ तो यहाँ से पास हो रही हैं 4 लाइनें, क्लियर हो रहा है, 4 लाइनें पास हो रही हैं, लेकिन ये 3 ही पास कर सकते हैं, तो ये 3 ही पास करेंगे। चौथी लाइन जो होगी, जो 4th लाइन जिसे मैं कह सकता हूँ, ये क्या होगी, ये लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये लॉस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जैसे ही तुम इसको कर्व को यहाँ ले जाओगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब यहाँ तक 3 लाइन पास हो चुकी हैं, जब तुम चौथी लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो वहां कभी पहुंचेगा ही नहीं कर्व, और यहाँ पे ये सैचुरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका एक और है कि भाई यहाँ के इसके अंदर, इस पर्टिकुलर डोमेन के, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने नंबर ऑफ डायपोल्स थे, ऑल डायपोल, जितने भी डायपोल थे वो 3 लाइन जब हमने उनके अंदर से पास करी तो जितने के जितने डायपोल थे, ऑल डायपोल्स आर अलाइन, क्लियर हो रहा है। तो जब सारे के सारे डायपोल अलाइंग हो गए हैं तो चौथी लाइन कभी भी पास नहीं करवा सकते, क्योंकि जब सब अलाइंग हो चुके हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, ठीक। तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एक लाइन लॉस्ट हो गई, ठीक, क्लियर हो रहा है। अगर मान लेते हैं और शिफ्टिंग कर देते हैं, यानी कि अगर ये जो शिफ्टिंग में 4 लाइनें ऊपर गई थी, इसकी जगह मान के चलते हैं एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसके अंदर सेम मटेरियल था, सेम मटेरियल, और उसके ऊपर क्या हुआ, 6 लाइनें शिफ्ट हो गई, क्लियर है, 6 लाइंस। तो अब अगेन क्या होगा, 3 लाइन ही पास हो पाएंगी, 3 लाइंस, ठीक, 3 लाइंस पास हो पाएंगी और एक लाइन नीचे रह जाती है, ठीक। 4 लाइनें ऊपर, पहले जो ये वाला केस मैंने बताया था इसके अंदर 4 लाइनें मैंने शिफ्ट करनी थी, इस वाले केस में क्या करा है मैंने, 5 लाइनें शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब बहुत हैवी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ, 5 लाइन जो थी वो अपर शिफ्ट हो गई और जो 1 लाइन थी वो नीचे रह गई, क्लियर हो रहा है। तो ये रह गई 1 लाइन, क्लियर, और यहाँ 5 लाइनें शिफ्ट हो गई, 1 2 3 4 5। लेकिन क्या होगा, यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया के जो डायपोल्स होंगे वो 3 लाइन में सैचुरेट हो जाएंगे, तो इन दैट केस ये जो 2 लाइंस होंगी ये क्या होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी रह गई, 1 और 3, यानी कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई। पुराने वाले केस में अगर मान लेते हैं क्रॉस माइग्रेशन इफेक्ट थोड़ा वीक है, लो है, केवल 4 लाइनें ही ऊपर शिफ्ट हुई हैं और 2 लाइनें नीचे रह गई हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, केवल 1 लाइन जो होगी वो डिसअपियर होगी, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, चीज समझ में आ गई होगी। तो कैसे डिसअपियर हो रहा है, रीजन समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से जब ये डिसअपियर हो जाती हैं तो क्या होगा, नेट फ्लक्स को क्या होगा, वीक हो जाएगा। अगर बात की जाए 5 0, यानी कि पहले कितना था, तो पहले 6 लाइन के हिसाब से मान के चलते हैं 6 मिली वेबर था। अगर एक लाइन, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ प्रैक्टिकल फील्ड लाइंस का, इसके साथ मैंने कोई लिंक मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, केवल एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान के चलते हैं एक लाइन अगर 1 मिली वेबर को शो कर रही है, तो ओरिजिनल केस में यानी कि नो आर्मेचर रिएक्शन, जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो 6 मिली वेबर होगा। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन के साथ हम लोग मान के चलते हैं प्रैक्टिकल हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है और 4 लाइनें ऊपर शिफ्ट हुई हैं, 4 लाइनें अप गई हैं और 2 लाइनें नीचे ही रह गई हैं। इन दैट केस एक लाइन क्या हो रही है, मैंने देखा एक लाइन, 1 लाइन जो थी वो डिसअपियर हो जा रही है। तो ऐसे केस में नेट फ्लक्स अब कितना बचा, 5 मिली वेबर रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लाइन डिसअपियर हो गई है सैचुरेशन की वजह से उस मैग्नेट के, तो इसलिए अब मेरे पास नेट फ्लक्स कितना रह जाएगा, 5 मिली वेबर का रह जाएगा, ठीक है। इसी केस में अगर बात करें, और एक दूसरा केस जो मैंने बताया था, उस केस में मैंने क्या करा है, जो नेक्स्ट केस था मैंने उसमें हैवी आर्मेचर रिएक्शन अगर हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। अब 5 लाइनें ऊपर शिफ्ट होंगी और एक लाइन नीचे रह जाएगी, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होगा, 5 शिफ्ट तो होंगी, लेकिन सैचुरेशन के कारण, BH कर्व के सैचुरेशन के कारण केवल 3 ही लाइनें काउंट होंगी, 2 लाइन जो होंगी, 2 लाइंस, वो क्या होंगी, लॉस्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्व तुम्हारा सैचुरेट हो जाएगा 3 पहुंचते ही। तो ऐसे केस में 3 + 1 यानी कि 4, तो 4 मिली वेबर, देखो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अब देखो फाई जो न्यू निकल के आ रहा है वो 4 मिली वेबर आ रहा है, फाई जो ओरिजिनल था वो कितना था, 6 मिली वेबर था। तो देखो अब क्या हो रहा है, नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, नेट फ्लक्स डाउन हो रहा है। तो फ्लक्स के रिडक्शन को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक। आई होप ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से हो रही है। अगर जल्दी से मैं जितना भी बताया है इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फटाफट देख लो कि देखो भाई क्या हुआ, सबसे पहले क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कारण क्या हुआ, नेट फ्लक्स लाइन ऊपर तरफ शिफ्ट हुई, ठीक। जब ये फ्लक्स लाइन ऊपर तरफ शिफ्ट हुई तो हम लोग वापस से अपने सिस्टम की तरफ गए, हमने देखा कि पोल शो जो होता है वो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है, अब पहले क्या हो रहा था, 6 लाइनें पूरे के पूरे इस एरिया में बटी हुई थी, तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि फिर क्या है, एरिया जो था वो काफी बड़ा था और फील्ड लाइन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, लाइंस ऊपर शिफ्ट हो गई। अब देखो इस एरिया में पहले कितनी थी, 2 लाइनें या 3 लाइनें मैक्सिमम थी,
अब यहाँ पे कितनी पहुंच गई, 4 पहुंच गई। तो इस जब एरिया की, ये मैं बता चुका हूँ BH कर्व का, जो मैंने आपको बताया था कि हर जो फेरोमैग्नेटिक मेटल होता है उसके जो डायपोल्स होते हैं उनकी लिमिट होती है। अगर उनकी लिमिट पहुंच गई है तो उसके बाद तुम कितनी फील्ड लाइंस अप्लाई कर दो, वो केवल उतनी ही फील्ड लाइंस पास करेंगे जितनी उनकी लिमिट है। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि इनकी लिमिट 3 लाइन पास करने की है इस एरिया से। तो जब तुम क्या करोगे, उन फील्ड लाइंस को ऊपर शिफ्ट करोगे, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका, क्योंकि इस एरिया की लिमिट 3 ही फील्ड लाइंस की है, तो वो एरिया जो होगा वो सैचुरेट हो जाएगा। एंड इन दैट केस केवल 4 की जगह केवल 3 फील्ड लाइंस ही बाहर निकलेंगी। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेट फ्लक्स लाइंस रिड्यूस हो गई और इसी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। अगर मान लेते हैं हैवी केस ले लेता हूं, यानी कि हैवी आर्मेचर रिएक्शन केस ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हैवी आर्मेचर रिएक्शन केस का क्या मतलब हुआ कि अब मान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन, तो उसकी वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अगर इफेक्ट ज्यादा होगा तो तीन जो ऊपर 4 लाइनें शिफ्ट हो रही थी वो कितनी, अब 5 लाइनें शिफ्ट होंगी। तो जब 5 शिफ्ट होंगी लेकिन मैग्नेटिक मेटेरियल वही रहा, तो उसके जो सैचुरेशन की प्रॉपर्टी है वो 3 की 3 ही है, यानी कि वो 3 ही लाइन पास करेगा। तो ऊपर चाहे 5 लाओ, चाहे 4 लाओ, चाहे 6 लाओ, तो ऐसे केस में क्या होगा, 3 लाइनें पास करेगा, 2 लाइनें हमने अब लॉस्ट कर दी। देखो अब नंबर ऑफ लाइन जो हमने लॉस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा हो गई, यानी कि नेट फ्लक्स जो लॉस्ट हो गया वो बढ़ गया एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। तो जितना ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा लाइंस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा फील्ड लाइंस अपर लेवल पे शिफ्ट होंगी एक पर्टिकुलर एरिया में, और उतना ज्यादा सैचुरेशन के कारण उतनी ज्यादा फील्ड फ्लक्स हम लोग खो देंगे। क्लियर हो रहा है? तो देखो 2 लाइन लॉस्ट कर दी हमने, पुराने केस में 1 लाइन लॉस्ट करी थी, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। इसी पूरे इफेक्ट को हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। ये जो लॉस हो रहा है फील्ड लाइंस का ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक मेटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सैचुरेशन होने की वजह से। ठीक, तो ऐसे केस में हमारा जो फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक, नेट फ्लक्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस अगर मान के चलते हैं, आइडियल ले लूं मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं मेरा आइडियल, बहुत इंपॉर्टेंट, आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ठीक, या फिर कह सकता हूं आइडियल डीसी मशीन है अगर मेरे पास, तब क्या होगा। ठीक, ध्यान से देखना, अगर आइडियल डीसी मशीन ले रहे हो, तो मैंने बताया था आइडियल डीसी मशीन में कभी भी कर्व सैचुरेट नहीं होता है, यानी कि उसमें कितनी भी लाइन पास करो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायपोल्स हैं। इन दैट केस पहले कितनी पास हो रही थी, अगर पहले सारी की सारी यहां से पास हो रही थी ओवरऑल एरिया से, ठीक है, जब नो आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं था तो सीधे सीधे पास हो रही थी। अब अगर मान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है, ठीक, अब ये वाला जो केस ले रहा हूं इसमें मान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन वाला केस ले रहा हूं, तो 4 लाइनें, 4 लाइंस ऊपर शिफ्ट हो गई हैं और 2 लाइनें नीचे रह गई। क्लियर? तो अब 4 लाइन जब ऊपर ले जाओगे और 2 लाइनें नीचे रहने दो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देखो इस एरिया की अब बात कर लें, जो कि प्रैक्टिकल केस में ये एरिया सैचुरेट हो जा रहा था, लेकिन जब मैं आइडियल कर्व लेता हूं तो उस केस में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायपोल्स हैं। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायपोल्स हैं तो कितने भी डायपोल्स अलाइन करवा सकते हो, तो कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवा सकते हो, तो ये चारों की चारों फील्ड लाइन ऊपर से इजीली पास हो जाएंगी बिना किसी सैचुरेशन के। तो इन दैट केस फाई ओल्ड, यानी कि पहले जो था वो इक्वल होगा फाई न्यू के, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो फ्लक्स होगा और जो पहले आर्मेचर रिएक्शन के पहले जो फील्ड फ्लक्स था वो सेम रहेगा। तो इसलिए डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा इन आइडियल। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कर लेता हूं एक बार कि भाई देखो सीधी सी बात है, पहला, ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उस केस में डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। ठीक, और जितना हैवी आर्मेचर रिएक्शन होगा, हैवी आर्मेचर रिएक्शन लोगे तो उतना ज्यादा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? नाउ दूसरा केस ले लेते हैं, आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लें, तो उस केस में डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस, काफी बार पेपर में आता है कि अगर आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आईडी डीसी मोटर है तो क्या वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये वाला हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने कर्व बताया था, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन समझो, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का रीजन है इन डायपोल्स का सैचुरेट हो जाना। ठीक, अगर हमारे पास आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कोई केस जिसमें सारे के सारे डायपोल जो हैं वो अलाइन हो चुके हैं। क्लियर हो रहा है? तो इन दैट केस कोई भी किसी भी तरीके का हमारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट या फ्लक्स रिडक्शन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, दूसरी टर्म में एक बात याद रखना, डीमैग्नेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है फ्लक्स रिडक्शन, यानी नेट फ्लक्स की कमी होना, और क्रॉस का मतलब होता है फ्लक्स का खराब होना, डिस्टॉर्ट होना, शेप बिगड़ना। ठीक है, चलो जल्दी से आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, तो भाई अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा,
तो उसका इफेक्ट सबसे पहले अगर बात कर लें जनरेटर की, तो इन जनरेटर के केस में नेट ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ई का जो फॉर्मूला होता है वो NP/Z/60A होता है, याद होगा। तो ये जो फ्लक्स है फाई, ये क्या होगा, ये नेट फ्लक्स ये रिड्यूस, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से क्या हो रहा है, फाई रिड्यूस हो रहा है। तो फाई जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर बात करी जाए मोटर की, तो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है। तो देखो अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं, तो स्पीड जो निकल के आती है वो इक्वल टू आती है EG इंटू 60A डिवाइड बाई P फाई एंड Z, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई होगी। इस पूरी चीज को अगर कांस्टेंट लिख लें तो वो निकल के आता है E डिवाइड बाई बैक ईएमएफ हो जाता है जनरेटेड की जगह मोटर में, E डिवाइड बाई फाई। तो अगर तुम फाई को रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड होगी वो राइज अप कर जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इंक्रीज इन स्पीड, मोटर की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसे हम लोग फील्ड वीकनिंग मेथड भी कहते हैं, आने वाले समय से बताऊंगा। अच्छा, ये जो EB है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिखा जाता है एक्चुअली VT माइनस का IARA लिखा जाता है। क्लियर हो रहा है। तो जो फॉर्मूला होता है स्पीड का N इक्वल टू होता है VT माइनस का IARA, ठीक है, डिवाइड बाई फाई। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज, VS कह सकते हैं इसे, टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, IARA ये तुम्हारा सप्लाई करंट, ठीक, और आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो जो फ्लक्स होता है फाई, ये जब रिड्यूस हो जाता है तो इसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। इसी को हम लोग फील्ड वीकनिंग मेथड भी कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्लियर हो रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन लास्ट बार करा देता हूं। मैंने इसमें काफी कुछ बताया है आप लोगों को। सबसे पहले हमने आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस करा, उसमें मैंने आपको बताया आर्मेचर रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, क्रॉस और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के ऊपर पुराना लेक्चर ले चुका हूं। फील्ड का डिस्टर्ब होना, फील्ड फ्लक्स का टेढ़ा मेढ़ा होना, इसको क्रॉस कहते हैं। और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट मतलब नेट फ्लक्स का रिड्यूस होना। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सैचुरेशन होता है। देन हमने देखा कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या होता है। क्रॉस के कारण फील्ड लाइंस ऊपर शिफ्ट हो गई थी क्रॉस के कारण, तो उसके बाद जब ऊपर शिफ्ट हो गई तो पहले सारी यूनिफॉर्म थी, जब ऊपर शिफ्ट हो गई तो एक पर्टिकुलर एज पे हम ये स्ट्रेंथनिंग हो गई और एक पर्टिकुलर एज पे वीकनिंग हो गई। लेकिन ये देखा गया कि जो स्ट्रेंथनिंग थी वो कम थी वीकनिंग के मुकाबले, इसीलिए नेट फ्लक्स रिड्यूस हो गया। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो डायपोल्स होते हैं वो उनकी सर्टेन स्ट्रेंथ होती है। अगर एक बार इस एक पर्टिकुलर एरिया में सर्टेन नंबर ऑफ डायपोल्स होते हैं, अगर वहां पे सारे सारे डायपोल अलाइन कर दोगे तो तुम कितनी भी फील्ड लाइंस लगाते रहो वो पास नहीं करेंगे, वो उतनी ही फील्ड लाइंस पास करेंगे जितनी उनकी, जब तक वो सारे सारे अलाइन ना हो जाएं। ठीक है, तो जब सैचुरेशन हो जा रहा था, सैचुरेशन कारण हम कुछ फील्ड लाइंस को खो दे रहे थे। ठीक है, जैसा कि अगर हैवी सैचुरेशन होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस खोएंगे, हैवी आर्मेचर रिएक्शन होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस खो देंगे, लाइट आर्मेचर रिएक्शन है, हल्का सा आर्मेचर रिएक्शन है तो कम फील्ड लाइन को खोएंगे। तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन कारण जो फ्लक्स शिफ्टिंग हो रही थी उसके कारण और सैचुरेशन कारण जो हम फील्ड फ्लक्स खो दे रहे थे, इस पूरे प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज आइडियल केस में, यानी कि अगर आइडियल मशीन ले लोगे तो वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट नहीं होता है, केवल प्रैक्टिकल का ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, और इसके इफेक्ट की बात कर ली जाए तो जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाएगा और स्पीड जो होगी मोटर की वो बढ़ जाएगी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए मैं फर्दर लेक्चर्स बनाऊंगा। थैंक यू।